नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद सोचा आप लोगों के बीच कुछ अपनी पक्ष और अपनी राय लेकर आऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पिछले 1-2 दिनों से फ़ोन कर रहे थे और वीकेम के बारे में काफ़ी चर्चाएं चालू हुई हैं। लगभग लगभग सभी ग्रुप में इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। हमारे लोराइज़ ग्रुप में भी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब द्वारा एक मैसेज पोस्ट किया गया, जिस पे प्रतिक्रिया ऑब्वियसली लोराइज़ के ग्रुप में भी हो रही होगी। क्योंकि मैं ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ तो मेरे को जानकारी ज़्यादा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि योगेंद्र जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं और उन्होंने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि ओ टू वैली ग्रुप में भी इस तरीके की चर्चाएं हो रही होंगी वी कैम को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। देखिए, जहाँ तक मेरा पक्ष का सवाल है या मेरे ओपिनियन का सवाल है, वी कैम अच्छा है नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। बिना डिस्कशन डेलिब्रेशन करे हुए डिसीजन लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सोसाइटी की वेलबींग का सवाल है। फेस कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ तथ्य है जो ओटू वैली और लोराइज और टेरेस होम्स के बीच में या ट्रॉपिकल के साथ लेकर कॉम्बिनेशन जो चारों फेज़ है उसके बीच में बताना चाहता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि बी कैम इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है अभी तक, और आगे अगर होगा भी या नहीं भी होगा तो ये चर्चा का विषय है जिस पे होगा। इस पे निर्णय अभी कुछ नहीं लिया गया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो एसोसिएशन लोराइज की है और जो ओटू वैली की है वो इस पे निवासियों से भी चर्चा करे, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में समझाए। फिर उसके बाद एसोसिएशन अपने लेवल पे बात करे, और कोई भी निर्णय जो होता है, देखिए सीआर साहब अगर कोई चिट्ठी लिख रहे हैं तो वो अपने अपने साइड से, मुझे नहीं लगता, जितना मेरी एक्सपीरियंस है, वो यूनिलेटरली लिख रहे होंगे। अनटिल एंड अनलेस या तो एसोसिएशन उनको बोलती होगी कि ये हमको ज़रूरत है आप करिए, या फिर एनबीसीसी उनको बोलती होगी कि ये ज़रूरी है ये करिए। जहाँ तक सवाल बिजली के संबंध में है, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट रिसीवर ऑफिस कोई भी चिट्ठी किसी भी विभाग को अगर लिख रहा है तो वो बिना चर्चा के लिख रहा होगा। चर्चा उन्होंने की होगी, चाहे वो एसोसिएशन से करें चाहे वो एनबीसीसी से करें, क्योंकि बिजली का जो है वो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस में आता है। और कोर्ट रिसीवर ऑफिस से जो एडवाइजरी और जो स्कोप ऑफ वर्क एसोसिएशन द्वारा के लिए बनाया गया था, उसमें मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस का उन्होंने जिम्मेदारी दिया है। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनसे कोर्ट रिसीवर ऑफिस एक बार एडहॉक बनने के बाद मेंटेनेंस ऑपरेशंस में नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी एडहॉक की रहेगी या जो एसोसिएशन गवर्निंग एसोसिएशन है उसकी रहेगी। जहाँ तक सवाल निर्णय लेने का है, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है, यूनिलैटरली उनके ऑफिस से कोई चिट्ठी पास हुई है, तो एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है कि वो उस चिट्ठी के बारे में बात करें और उस विषय में उनकी जानकारी को दुरुस्त करें, और उसके बाद उनको बोलें कि ये चिट्ठी अभी होल्ड कराई जाए जब तक इस पे निर्णय नहीं होता है। अब मैं कुछ तथ्य है जो आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, दोनों सोसाइटियों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ऑक्यूपेंसी का डिफरेंस है। इसीलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट अपना जो आप ओपिनियन है वो आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों को थोड़ा फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड पता चलें, ताकि कोई किसी के भ्रम में ना आए, कोई किसी को अननेसेसरी ड्रैग ना करे, और कोई किसी को किसी तरीके से जिम्मेदार ना ठहराए। क्योंकि सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट होता है या जो नुकसान होता है या जो डिसीजन लिए जाते हैं, उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। अब जैसे ओ टू वैली और लोराइस की जो एसोसिएशन है, दोनों अलग अलग एसोसिएशन कार्यरत है। यहाँ पे जो कॉमन एरिया बिजली का जहाँ तक सवाल है, वो जो आता है वो कॉमनली बँटता है, और हम मेंटेनेंस से देते हैं, हम वीकेम से नहीं देते हैं अभी तक। वीकेम से देना नहीं देने का जो मैटर है वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन इसके पीछे जो रैशनल है वो सिंपल ये था कि जब सोसाइटी डेवलप होती है तो उसमें 100% मीटर कहीं नहीं लगते हैं। मीटर लगने की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरी होती है। जब टेरेस होम्स में आज ये प्रक्रिया चालू हुई है ऑक्यूपेंसी की, ए1 से ए5 के बीच में काफ़ी दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मीटर लगने में काफ़ी समय लगा। अगर आप ओटू वैली और लो राइज को देखेंगे तो हमारे जो 600 फ्लैट हैं और जो ओटू वैली के 800 फ्लैट हैं, लगभग लगभग मैं ये मान के चलता हूँ कि उसकी ऑक्यूपेंसी 99% आ चुकी है। गिने चुने 20 17 18 फ्लैट ओटू वैली लो राइज में खाली हैं, और मेरा ख्याल है 20-25 फ्लैट ओटू वैली में खाली होंगे। हमारे यहाँ 100% मीटर लगे हुए हैं।
कभी भी कोई वीकेम जो डिसाइड होता है वो मीटर के बेसिस पे होता है। मैं कैलकुलेशन पे अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ मोटा मोटी आपको पॉइंट बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। अब अगर 800 लोग और 600 लोगों के बीच बीच में कॉमन एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये तर्क संगत है। इसके पीछे टेक्निकली भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट लॉजिकली वो सही है, क्योंकि 800 और 600 लोग दे रहे हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे जब भी मीटर वी कैम चालू होता है, देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इवन जो पोजीशन जिन्होंने ऑक्यूपेंसी ली है वो भी इसमें कॉमन एरिया से बिजली खींच के अपने इंटीरियर से का काम करवाते हैं, क्योंकि कई लोग मीटर नहीं लगवाते हैं। अब जिनके यहाँ मीटर O2 वैली में या लो राइज में नहीं लगे थे, जो अपना इंटीरियर का काम करा रहे थे, उन्होंने कॉमन एरिया से बिजली खींची। अब इसमें वेंडर भी काम करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी काम करता है। अब अगर आप लो राइज और O2 वैली के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था यहाँ ईश्वर सिंह, उससे अग्रीमेंट किया था दोनों एसोसिएशन ने कि जब तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होता आप रिकरिंग बेसिस पे हमें जो पैसा है वो यूज़ करोगे, क्योंकि वो हमारे कॉमन एरिया से, NPCL के कॉमन एरिया से हमारी बिजली से अपना काम कर रहा था। तो शुरुआती दौर में उसने 5 लाख रुपए का जो कंट्रीब्यूशन था उसका वो था। अब वो घट घट के, क्योंकि उसका काम लगभग लगभग ख़त्म है, छोटा मोटा कोई काम ऑक्यूपेंसी का देना है, किसी को घर का देना है, किसी का कुछ घर में कोई काम करवाना है, जो वो करते हैं ना को देने के लिए, क्योंकि यहाँ मेजर कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रही है। तो जो माइनर हैंड ओवर फॉर्मेलिटीज़ है या कुछ कॉमन एरिया से कुछ करना है तो वो कॉमन एरिया से बिजली लेता है और करता है। तो वो 5 लाख रुपए वो एसोसिएशन को देता था। दोनों एसोसिएशन को जो बिल आते थे उसमें उसका कंट्रीब्यूशन मेंटेनेंस देती थी, प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर है 5 लाख वो देता था। अब वो घट घट के 1 लाख आ गया। इस तरीके से कॉमन एरिया का बिजली का लोड शुरू से मीटर की तादाद बढ़ना और वेंडर का कंट्रीब्यूशन करना, ऐसे करते करते शुरू में मैनेज किया गया। जो फंड कोर्ट रिसीवर ऑफिस से सोसाइटियों को मिला, 40 लाख का फंड O2 वैली को मिला, 40 लाख का फंड लो राइज को मिला, और मुझे लगता है कि 40 लाख का फंड शायद टेरेस होम्स को भी अभी तक मिल चुका है मेरी जानकारी के अनुसार। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं ये डेवलपमेंट में किए जाते हैं। अगर ये फंड बिजली चुकाने में और एरियस में किया जाएगा, विच मीन्स कि जो सब वेंडर है, जो गौर हो गया या ईश्वर सिंह जो यहाँ का वेंडर है, अगर इनके ये लोग उस पर काम कर रहे थे, हमारे स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से बिजली देने का काम इनका है। अब क्योंकि लो राइज में और O2 वैली में धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, ओवरनाइट किसी में नहीं बढ़ी थी। सिमिलरली आज टेरेस होम्स में ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। अगर वीकेम इम्प्लीमेंटेशन टेरेस होम्स में होता है तो उसका फ़ायदा का तो मैं नहीं कह सकता, नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा ये होगा, क्योंकि अभी वहाँ मीटर्स नहीं लगे हैं। ये वीकेम सिर्फ उन्हीं मीटर्स पे चालू होता है जिनके घर में NPCL के मीटर्स लगे हैं। जहाँ मीटर नहीं लगे हैं वहाँ नुकसान है। दूसरा, अगर 100% मीटर लगे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन के भी टैरिफ्स अलग अलग होते हैं कि ये टैरिफ्स कैलकुलेशन मंथ के एंड में ये सब करना एक बहुत रोबस्ट प्रोसेस है, और उसके बाद ये वीकेम इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे जो लगा हुआ है मीटर वो पर्याप्त नहीं है, फुल नहीं है। दूसरा कि जो उसमें बिल्डर जो गौर काम कर रहा है, वो गौर जो काम कर रहा है वो भी कॉमन एरिया से ही बिजली खींचेगा। एज अ रेसिडेंट और एज एन एसोसिएशन भी आप डेली बेसिस पे जाके नहीं देख सकते कि कॉमन एरिया से कितनी लाइट खींच रही है, क्योंकि एरिया बड़ा है, कोई कहीं से खींच लेगा, कोई कहीं से खींच लेगा, एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं चलेगा। और कॉमन एरिया का बिल जो आएगा वो इतना रोबस्ट आएगा कि उसकी कोई कैलकुलेशन आप बाद में नहीं पूछ पाएंगे, और फिर आपकी जेब से 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ निकलेगा ही निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन साइज़। अब अगर A1 से A5 के साइज़ हैं तो उनका भी निकलेगा, B1 का भी निकलेगा, F1 का भी निकलेगा। तो इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो घातक साबित होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो चिट्ठी आती है उसके पीछे कोई कारण होता है। टेरिस होम्स के परिप्रेक्ष्य में फरवरी में ये चिट्ठी कोर्ट रिसीवर ऑफिस से लिखी गई थी NPCL को। अब कोर्ट रिसीवर ऑफिस में अगर ये चिट्ठी लिखी गई है और वो यूनिलेटरली लिखी गई है तो कोर्ट रिसीवर ऑफिस में जाके इसका डिस्कशन करिए, और जब तक इस पे निर्णय नहीं होता है इसको विदहेल्ड करवाइए। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी लोगों का इसमें नुकसान है। अगर ये चिट्ठी कंसेंट के साथ लिखी गई है तो फिर इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन्होंने ये चिट्ठी लिखवाई है, और जिन लोगों ने
देखिए, कोई भी डेवलपमेंट मैं बार-बार कहता हूँ, मैं पब्लिक फोरम में भी कहता हूँ, निवासी ही वेल-बीइंग के ज़िम्मेदार हैं। अगर निवासियों से कंसेंट नहीं लिया जाएगा, तो ये बहुत ही गलत है। इसीलिए मैं सुजीत जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि O2 वैली और लो राइज़ का जभी भी करें, योगेंद्र जी ने अपनी प्रतिक्रिया आपको दी है। योगेंद्र जी अपनी O2 वैली से बात करेंगे, आप अपने लो राइज़ से बात करिए, दोनों एसोसिएशन आपस में बात करिए, एक कलेक्टिव पॉइंट पे आइए, किसी को बाईपास करके कोई चिट्ठी कहीं मत लिखवाइए, क्योंकि ये जो है तर्क संगत नहीं है, नीति संगत नहीं है। आज नहीं तो कल लोग इसके विरोध में खड़े होंगे, और जब ये विरोध में खड़े होंगे, तब फिर किसी एक आदमी को या किसी एक सोच को गलत ना ठहराया जाए। इसीलिए मैं टेरिस होम्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फरवरी में चिट्ठी लिखी गई है, टेरिस होम्स की एसोसिएशन की जानकारी में ये चिट्ठी है, जो मेरी जानकारी है। ये चिट्ठी अगर जानकारी में फरवरी से लिखी गई है, आपको पता है, तो आपने निवासियों के बीच में क्यों नहीं शेयर किया? आपको शेयर करना चाहिए उनसे, जीबीएम बुला के आपको उनसे बात करनी चाहिए और उनको बतानी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये चिट्ठी एनपीसीएल को फरवरी में लिखी गई है, तो एनपीसीएल यूनिलैटरली आके काम नहीं कर सकता। एसोसिएशन को ये जिम्मेदारी दी गई है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस की। अगर एनपीसीएल कर रहा है तो आप उसके ऊपर पेनल्टी ठोकिए। बिना अप्रूवल के कोई भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में वी कैम लगे, सी कैम लगे, डी कैम लगे, या उसमें कोई किसी भी तरीके का कैम लगे, कोई भी अपग्रेड हो, बिना एसोसिएशन की जिम्मेदारी के कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो एनबीसीसी हो, चाहे वो एनपीसीएल हो। तो इसमें मौखिक तौर पे किसी ना किसी की अग्रीमेंट हुआ होगा, तभी ये हो रहा है। मैं सीआर ऑफिस को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता इस मामले के लिए। वो यूनिलैटरली कभी फैसला नहीं ले सकते। जितना मैं उनके साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, अगर कोई चिट्ठी उनके पास गई है, किसी भी ने भी लिखी हो, और उसके बाद उन्होंने अगर चिट्ठी लिखी है, तो वो वेलबींग सोच के लिखी होगी। उनकी नज़र में ये पॉइंट होगा कि ये चिट्ठी निवासियों के फ़ायदेमंद के लिए है। लेकिन ये निवासियों का इसमें फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी टेरेस होम्स और ट्रॉपिकल गार्डन में ऑक्यूपेंसी कम है। रेट ऑफ ऑक्यूपेंसी बहुत मार्जिनल है, और वहाँ कॉमन एरिया का जो एरिया बहुत बड़ा है। बिजली चोरी होगी, गौर वाले वहाँ से तार खींचेंगे। कॉमन एरिया में जो लोग अपना फ्लैट का रेनोवेशन करवा रहे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग मीटर नहीं लगवाए होंगे, वो कॉमन एरिया से बिजली खींचेंगे। एंड ऑफ द डे जो हमारे मित्र वहाँ रह रहे हैं, जो हमारे भाई बंधु वहाँ रह रहे हैं, वो डबल ट्रिपल पैसा देंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए जीबीएम बुलाइए, जीबीएम में बुला के सारे निर्णय करिए। और ये जो वी कैम है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं, मैं सो अब क्यों लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं, ये अब एसोसिएशन अपने में पूछे या लोगों से पूछे। क्योंकि लोग मुझे कई सालों से जानते हैं, वो मुझे रीच आउट कर रहे हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके की कोई चिट्ठी लिखी गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी में चिट्ठी लिखी गई थी। उसने किसने लिखवाई मैं उसमें नहीं जाता, मैं किसी को नेम और शेम करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। चिट्ठी लिखी गई थी और उसके बेसिस पे एनपीसीएल काम कर रही है। अगर ये हुआ है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है, खासकर एसोसिएशन की और खासकर टेरेस एसोसिएशन की, कि वो इस मामले पे गंभीरता से चर्चा करे, लोगों से चर्चा करे, और सीआर सीआर ऑफिस की जो वो चिट्ठी है, उस पे अपना अपना जो पक्ष है वो रखे, और इमीडिएटली एनपीसीएल को वी कैम काटने के लिए मना करे। मेरे से जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू था, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ चैट लिखता हूँ या लिखूँगा तो उसका पक्ष विपक्ष जाने बिना लोग अपना जजमेंट दे देंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। इसके माध्यम से आप लोग अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी में है और जो मुझे लगता है ठीक है। अगर किसी को, तीनों एसोसिएशन को मैं ओपन इनविटेशन देता हूं, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है तो उसको लेके आइए, मीटिंग में बैठिए। मैं आपको जो जो यहाँ के ग्रेटर नोएडा के बिजली के एक्सपर्ट हैं, आईआईटी दिल्ली के हमारे एक मित्र हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, उन्होंने कई केसेस जो है कई सोसाइटियों के केसेस में उन्होंने इन बिजली विभागों पे केस किया है। वो आपको वी कैम के और बाकी चार्जों के बारे में, जो भ्रष्टाचार है जो बिजली की कंपनियां करती हैं और जिसके बेसिस पे बिल्डर अपने लोगों को फ़ायदा उठाता है वी कैम के नाम पे या XYZ के नाम पे, वो आपको समझाएंगे। वो मेरा ओपन इनविटेशन है, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो आएंगे, आपके पक्ष को क्लियर करेंगे, आपकी सब आपकी जो संचय है उसको वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद निर्णय लीजिए। लेकिन कलेक्टिव निर्णय लीजिए,
प्लीज़ इसको यूनिलैटरली अपॉइंट मत करिए, एक्सेप्ट नहीं करिए। आप एसोसिएशन है तीनों, अगर आप तीनों कोई गलत निर्णय लेंगे तो उसका डिसएडवांटेज लार्जर स्केल पे लोगों के पास जाएगा, और जब लोगों के पास जाएगा तो वो विरोध होगा, और जब विरोध होगा तो फिर कहीं ये ना माना जाए कि वो कुछ लोग कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ लोग कर रहे हैं। विरोध विरोध होता है, वो किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन विरोध तभी होना चाहिए जब कोई चीज़ गलत लगे। और इस मामले में, वी कैम के मामले में, जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से मैं सुजीत जी आपको भी, योगेंद्र जी आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बात करिए और कोई इम्प्लीमेंटेशन ऐसे यूनिलैटरली मत करिए, चाहे चिट्ठी लिखवाना, चाहे किसी का ऑर्डर पास करवाना। और मैं टेरिस होम से भी बोलूँगा कि जो फरवरी में चिट्ठी लिखी गई है उसके अगेंस्ट में अपनी ग्रीवेंसेस रेज करिए। टिल द टाइम बिंग, जब तक नहीं होता है ये वी कैम का, किसी भी बायर का पर्सनल मीटर से ये पैसा नहीं कटना चाहिए। जब निर्णय हो जाए, कलेक्टिव निर्णय हो जाए, तब इसको इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू।